नमस्कार, 7 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। इस बुलेटिन को हम आपके लिए मुंबई के कार्टर रोड से लेकर आ रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे दिल्ली की खबर के साथ, क्योंकि टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस को अब एक वकील निकिता जैकब और शांतनु की तलाश है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार खालिस्तानी संगठन से जुड़े पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के जो एमओ हैं धालीवाल, उन्होंने अपने कनाडा में रह रहे सहयोगी पुनीत के जरिए निकिता जैकब से संपर्क किया। इनकी कोशिश गणतंत्र दिवस के पहले देश में ट्विटर स्टॉर्म पैदा करने की थी। पुलिस के मुताबिक गणतंत्र दिवस से पहले इन लोगों के बीच जूम मीटिंग हुई। इस मीटिंग में एमओ धालीवाल, निकिता, शांतनु और दिशा के अलावा कुछ और लोग शामिल हुए थे। मीटिंग में किसानों के बीच असंतोष और गलत जानकारी फैलाने की बात की गई। पुलिस का कहना है कि इस टूल किट में पूरी साजिश का जिक्र है और जैसा लिखा गया वैसा ही हुआ भी। सर्च में ये भी बातें सामने आई कि निकिता और उसके साथी शांतनु और दिशा ने टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट बनाया था। शांतनु का बनाया गया ईमेल अकाउंट इसका ओनर है और यह भी बात निकल के आई कि एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे ये सभी, जो कि 6 दिसंबर को क्रिएट किया गया था। बेंगलुरु टीम में दिशा को इंटरोगेट किया गया और उसके फोन से महत्वपूर्ण जानकारी निकालने में सफलता मिली। इस जानकारी से स्पष्ट हुआ कि दिशा ने अपने साथियों शांतनु और निकिता जैकब के साथ मिलकर टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट को बनाया और लोगों में प्रेषित किया। दिशा की जो फ्रेंड फॉर फ्राइडे फॉर फ्यूचर नामक पर्यावरण आंदोलन से जुड़ी है, उसने ही ग्रेटा थनबर्ग को टेलीग्राम पर यह टूल किट भेजी है। शुरुआती जांच में यह भी बात पता चल रही है कि फोन का काफी डेटा डिलीट किया जा चुका है और दिशा के टेलीग्राम चैट से यह भी बात पता चलती है कि 3 फरवरी को ओनर्स राइट लेकर टूल किट डॉक्यूमेंट से जुड़े अकाउंट और लिंक हटा दिए गए हैं। और सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर का। मुकेश, एक सवाल जो उठता है वो ये है कि जिस तरह से पुलिस कह रही है कि जो कुछ टूल किट में कहा गया था वही कुछ हुआ है। पुलिस ज़रूर अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि क्या इसकी जानकारी गणतंत्र दिवस से पहले पुलिस को मिली थी या नहीं, और क्या एक टूल किट के जरिए ही दिल्ली में ये सब कुछ हो गया कि जो किसान और बाकी जो प्रदर्शनकारी थे वो लाल किले तक पहुँच गए। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो टूल किट की जानकारी है वो पुलिस को 4 फरवरी को मालूम चली, यानी कि 26 तारीख को जो हिंसा हुई थी उसके कई दिन बाद, जब ये टूल किट ग्रेटा थनबर्ग ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अपलोड की थी और ये बात जो है पब्लिक डोमेन में आ गई थी। उसके बाद पुलिस को ये जानकारी मिली और पुलिस ने तुरंत ही इसमें केस दर्ज किया। दूसरी बात यह है कि जो लाल किले वाली बात है, लाल किले वाली बात कहीं भी टूल किट में शामिल नहीं है। हालांकि उसमें यह शामिल है कि किसान जो है दिल्ली के बॉर्डर से चलेंगे और दिल्ली के अंदर दाखिल होंगे और वापस फिर एक्शन करके वापस बॉर्डर पर लौट आएंगे, लेकिन रेड फोर्ट वाली बात उसमें शामिल नहीं है। हालांकि पुलिस का ये दावा है कि टूल किट के जरिए इस तरह का माहौल क्रिएट किया गया कि जिससे किसान हिंसक हो जाएं और पुलिस को बल प्रयोग करना पड़े, इस तरह का माहौल बनाया जाए ताकि किसान जो है उग्र हो जाएं। तो इस तरह की बातें टूल किट में जो है वो कही गई हैं और पुलिस का कहना यह है कि टूल किट बनाने के पहले 6 दिसंबर को एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया गया। इस ग्रुप में दिशा रवि के अलावा शांतनु और निकिता जैकब भी शामिल थीं और इस व्हाट्सएप ग्रुप में टूल किट बनाने को लेकर बातें हुई। उसके बाद 11 जनवरी को जूम पर एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कुल 70 लोग शामिल थे, जिनमें इन 3 लोगों के अलावा जो एमओ धालीवाल हैं, जिसे कहा जा रहा कि वो खालिस्तानी समर्थक है, वो भी शामिल था। और इसी मीटिंग के दौरान टूल किट को क्रिएट करने की बात कही गई और बाद में ये टूल किट क्रिएट किया गया। खास बात यह है कि ये टूल किट कुछ प्राइवेट लोगों को देना था, लेकिन गलती से ग्रेटा ने ये टूल किट अपने ट्विटर अकाउंट पर अपलोड कर दिया और उसके बाद ये टूल किट पब्लिक डोमेन में आ गया और इस तरह से पुलिस ने इस पूरे मामले को दर्ज किया है। तो कई सारे सवाल भी हैं इसमें जिनके जवाब पुलिस ने नहीं दिए हैं, जैसे कि जो एमओ धालीवाल है खालिस्तानी समर्थक, उसको क्या ये लोग जो 3 लोग हैं, क्या 3 लोग जानते थे कि वो खालिस्तानी सपोर्टर है, और जो पीटर नाम का शख्स है वो इनके संपर्क में कैसे आया। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अब तक नहीं मिल पाए हैं, जिनकी जांच चल रही है। लेकिन निश्चित तौर पर पुलिस का ये दावा है कि जो टूल किट के जरिए एक बड़ी साजिश की गई और उसके तहत ये प्लान था कि 26 तारीख को किसान हिंसा करें और पुलिस जो है बल प्रयोग करे। जी
जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकेश। तो कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी उठता है कि क्या एक टूल किट के ज़रिए, जो ट्विटर के ज़रिए और ये सारी चीज़ों के ज़रिए ही क्या दिल्ली में ये हिंसा हुआ, क्या हमारी इंटेलिजेंस को इसकी जानकारी नहीं थी? ये एक सवाल जो है दिल्ली पुलिस से पूछा जाएगा। बहरहाल अगर आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि निकिता जैकब और शांतनु दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है, जिस पर और जानकारी दे रहे हैं सुनील सिंह। किसान आंदोलन में टूल किट के जरिए ट्विटर स्टॉर्म की साजिश के तार मुंबई से भी जुड़े हैं और ख़ास करके मुंबई के गोरेगांव में ये निकिता जैकब का घर है, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट में वकील हैं और साथ ही पर्यावरण कार्यकर्ता भी हैं। इन्हें दिल्ली पुलिस ने फरार बताया है। उनका कहना है कि इनके खिलाफ सबूत है और ये साजिश में इनकी बहुत अहम भूमिका थी। बहरहाल अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए निकिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दी है और उन्होंने अंतरिम राहत की मांग की है। कहा है 4 सप्ताह का उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाए, ताकि चूँकि FIR दिल्ली में दर्ज है और वो मुंबई में रहती हैं, तो वहाँ पर जाकर वो अपनी बातों को रख सकें। इस बीच एक और शख्स है शांतनु, उन पर भी आरोप लगा है इस साजिश में शामिल होने का और वो महाराष्ट्र के बीड़ के रहने वाले हैं। दिल्ली पुलिस की सेल जिस तरह से यहाँ पर आई थी जांच कराने के लिए, उसी तरह से बीड़ में भी गई, वहाँ उनके माता पिता से पूछताछ की है, लेकिन शांतनु भी वहाँ पर नहीं मिले हैं। शांतनु भी मैकेनिकल हैं, अमेरिका से उन्होंने MS की डिग्री ली है। शांतनु की मां का कहना है कि किसान आंदोलन को वो समर्थन कर रहा था और किसान आंदोलन को समर्थन देने में बुराई क्या है, ये भी उन्होंने सवाल उठाया है। बहरहाल दोनों को दिल्ली पुलिस तलाश रही है। कल जो है निकिता जैकब की अर्जी पर सुनवाई है, जिसमें कि निकिता की तरफ से पक्ष रखा जाएगा कि वो जांच में सहयोग करना चाह रही हैं, लेकिन उन्हें अंतरिम राहत दी जाए। तो वहीं शांतनु की मां को जो वीडियो आया है उसमें हम आपको सुनाते हैं, जिसमें वो कह रही हैं कि उनके बेटे ने तो किसान आंदोलन का समर्थन किया है, तो आखिर इसमें गलत क्या है? म्हणजे त्याला शेतकऱ्याबद्दल म्हणजे खूप तळमळ आहे। आता सध्या शेतकऱ्यांचं किती नुकसान होतंय, त्यानंतर पुन्हा आता पर्यावरणामध्ये पण सारखं डोंगर आपण कमी करतोय, वृक्षतोड करतोय, नद्या थांबवतोय। आता तुम्ही बघा बांधकामं कशी होत चाललेले आहेत, हे पर्यावरणावर हे व्हायचं त्याचं जरा फोकस, आणि शेतकरी लोकांना त्यांनी पाठिंबा दिला आहे, मग यात काही चूकच नाही ना। आणि मी पण देते, मी एका शेतकऱ्याची मुलगी, आज माझे भाऊ पण शेतकरी आहेत आणि बाकी इतर शेतकऱ्यांसाठी सुद्धा आमचं आहेच आहे ना। तो वहीं आम आदमी पार्टी अब पूरी तरह से अगर बात की जाए तो दिशा रवि के समर्थन में खुलकर सामने आ रही हैं। मुंबई में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं इसी कार्टर रोड पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। इससे पहले अगर बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके गिरफ्तारी पर सवाल उठाया। उसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार पर जमकर हमले किए और कहा कि सरकार 21 साल की एक लड़की से इतनी डरी हुई है कि उसे गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने इस गिरफ्तारी को अपहरण का नाम दिया और कहा कि उन्हें फौरन रिहा किया जाए। मोदी सरकार ने एक चीज साफ कर दी है और वो ये है कि भाजपा की सरकार कितनी घबराई हुई है, डरी हुई है इन 3 काले कानूनों को लेकर, इन फार्म लॉस को लेकर, जिसका विरोध दिशा रवि कर रही थी। इतनी डरी हुई है, इतनी घबराई हुई है, इतनी ट्रॉमेटाइज्ड है, इतने फियर में है, इतनी स्केर्ड है, इतनी अफ्रेड है कि आज 21 साल की भारत की बेटी को अरेस्ट कर भाजपा सरकार यह साबित करना चाहती है कि कोई भी 3 काले कानून के खिलाफ अपनी आवाज ना उठाए। आम आदमी पार्टी साफ शब्दों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से यह मांग करती है कि दिशा रवि को इमीडिएटली रिहा किया जाए, उसे तुरंत प्रभाव से रिहा करा जाए, उन्हें इमीडिएटली रिलीज किया जाए। तो वहीं हरियाणा के मंत्री अनिल विज को ट्विटर ने उनके एक ट्वीट के लिए नोटिस भेजा है। दरअसल टूल किट के मामले में दिशा रवि पर अनिल विज ने ये ट्वीट किया है। ट्विटर ने जर्मनी के एक यूज़र हैं, उनकी शिकायत पर विज को ये नोटिस भेजा गया है। अनिल विज पर ट्वीट में कहा था उन्होंने कि देश विरोध का बीज जिसके भी दिमाग में हो उसका समूल नाश कर देना चाहिए, फिर चाहे वो दिशा रवि हो या कोई और। तो इस तरह के कहीं ना कहीं जो ट्वीट किए गए हैं उसे लेकर उन्हें अब एक नोटिस भेजा गया है। तो वहीं बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। बने रहिए NDTV इंडिया के साथ।
बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करते हैं उत्तराखंड में आई आपदा के बारे में, क्योंकि उत्तराखंड में आई आपदा का असर दिल्ली में भी देखने मिल रहा है। दरअसल दिल्ली के 2 बड़े ऐसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं जिसमें पानी इतना गंदा आ रहा है कि ये प्लांट अपनी क्षमता के मुकाबले 30 से 40% ही काम कर पा रहे हैं और इसका असर सप्लाई पर भी पड़ा है। दरअसल इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो पानी है वो अगर बात करें तो ऋषिकेश से आने वाले अपर गंगा कनाल से आता है। सर्दी के मौसम में बरसात के समय जैसा पानी। दिल्ली के भागीरथी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कुछ इस तरह का गंदा पानी मलबा, गाद, कीचड़ और अन्य सामान लेकर आया, जिसके चलते उत्पादन 60% तक प्रभावित हुआ। मैं आपको दिखाता हूं कि पानी किस तरह का आ रहा है इस समय। ये देखिए, ये जो है सीधा गंग नहर से पानी आ रहा है। मैं इस समय भागीरथी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे हूँ, ग्राउंड जीरो पर हूँ। ये सीधा पानी गंग नहर से आ रहा है, यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है। ये बिल्कुल वैसा पानी है या वैसा दिख रहा है इस समय पानी जैसा बरसातों के समय में दिखता है, जबकि दिखना इसको कैसा चाहिए, रंग इस पानी का बिल्कुल ऐसा होना चाहिए था। देखिए कितना अंतर है, उसको देखिए और ये नीचे ये देखिए, ये जो पानी आ रहा है ये गंग नहर से सीधा आ रहा है। दिल्ली में रोजाना 935 MGD पानी अलग अलग स्रोतों के जरिए आता है। सोनिया विहार और भागीरथी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट रोजाना 250 MGD पानी साफ करते हैं। इसमें 160 MGD उत्पादन प्रभावित हुआ। दक्षिणी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली में पानी सप्लाई पर असर पड़ा। हालांकि अब हालात काबू में बताए जा रहे हैं। इस प्लांट जहां पर हम खड़े हैं, भागीरथी प्लांट, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी मुझे बताते हुए खुशी है, फिर से 100% पर आ गई है। 100% प्रोडक्शन हो रहा है। सोनिया विहार प्लांट की प्रोडक्शन 80 से 90% के आसपास आज सुबह 10 बजे तक हो गई थी। मुझे विश्वास है कि शाम आते आते वो भी 100% पे काम करेगा और अगले 24 घंटे में सारी जो समस्या थी वो दूर हो जाएगी। इसके बाद हमने गाजियाबाद के मुरादनगर जाकर गंग नहर का जायजा लिया। गंग नहर में पानी बरसात जैसा है, जबकि इन दिनों में पानी बिल्कुल साफ दिखा करता था। यह बहुत ही साफ सुथरी ये नहर मानी जाती है और सही बात यह है कि आम दिनों में जब हम यहाँ आते हैं, बरसात का अगर समय है तो बात अलग है, लेकिन आम दिनों का अगर समय है तो इतनी साफ सुथरी ये दिखती है कि हम डायरेक्ट ही नहर का पानी पी लिया करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल हरिद्वार की गंगा जी से ही गंग नहर निकल रही है। गंग नहर की शुरुआत हरिद्वार के हर की पौड़ी से होती है और हरिद्वार, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद समेत 12 जिले की 9000 किलोमीटर की भूमि की सिंचाई इससे होती है। अब इसके पानी में गंदगी और गाद का आना बताता है कि पर्यावरण की आपदा कितनी बड़ी हो जाती है। मुरादनगर से शरद शर्मा, NDTV इंडिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन NDTV इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, इसलिए आप देखते रहिए NDTV इंडिया। नमस्कार।